लोगों के बजाय उन लोगों से बात करें जिनका कि समाज में अपना एक प्रभाव है, जो थोड़े खुले विचारों के हैं और शिक्षा के महत्व को भी समझते हैं। तुम मेरे मित्र हो और शिक्षा के महत्व को जानते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से ये कहो कि वे अपनी लड़कियों को विद्यालय पढ़ने भेजें। तुम्हारा बेटा ज्योति पागल हो गया है। ज्योति पागल हो गया है? वो पूरे पूना शहर में घूम घूम कर हर व्यक्ति से अपनी मुल्की को विद्यालय में आने के लिए कह रहा है। तुझे असल बात तो पता ही नहीं है ना। उसने खुद पानी पिया सो पिया, उसके बाद अपना झूठा पानी ज्योति को पिलाने लगी। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये लड़की फूले परिवार का नाम बर्बाद कर देगी। वो तो अच्छा हुआ गोविंद राव का, जिन्होंने इन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। गोविंद राव को क्या समझ थी? वो तो मेरे पति ने सद्बुद्धि दी उसको, और फिर जाकर उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। वैसे पुजारी जी के बुद्धि की तारीफ तो करनी पड़ेगी। पहले से ही वो संकट को भांप लेते हैं। हाँ वो तो है, पुजारी जी है तो बहुत विद्वान, पर पता नहीं उन्हें दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार क्यों नहीं मिल रहा। सारे पुजारियों को तो पुरस्कार मिल गया और उन सब ने अपनी पत्नियों को गहनों से लाद दिया, पर पुजारी जी दूसरों से बहुत अलग है। वो दूसरों की तरह अपना घर नहीं भरते। वो तो सबसे पहले समाज की सेवा करते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। और मुझे भी गहनों का कोई लालच नहीं था। पुजारी जी ने तो मुझे कहा था कि सुचित्रा, दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार हमारे हाथ में धरा है, तुम जब कहो मैं ले आऊं, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पुजारी जी, ब्राह्मणों का काम गहने बनवाना नहीं होता, उनका काम है समाज सेवा करना। गहने तो बनते रहेंगे, पहले समाज सेवा कर ले। मैं अपनी पत्नी को कभी समझ ही नहीं पाया। वो तो कितनी त्यागी है, और मैं उसे गहनों की लालची समझता रहा। अरे जीजा जी आ गए। रमा जाओ, अपने जीजा जी के लिए पानी लेकर आओ। ठीक है ताई। सुचित्रा, तुम कितनी धन्य हो, तुम्हारे कितने ऊंचे विचार हैं। आज मुझे पहली बार तुम्हारा पति होने में गर्व महसूस हो रहा है। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ मेरे गहने कहाँ हैं? गहने? पर अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें गहने से कोई लेना देना नहीं। तुम सिर्फ समाज के बारे में सोचती हो। अरे जिस स्त्री का पति इतना नकारा हो, वो इतने बड़े बड़े झूठ नहीं बोलेगी तो और क्या करेगी? वो तो मैं रमा के सामने ऐसे ही कह रही थी, यूं ही तुम्हारी तारीफ कर दी। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, अगर मेरे गहने जल्दी नहीं मिले ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। शास्त्रों में सही लिखा है कि भगवान और स्त्री चरित्र न जाने, कि भगवान भी स्त्री का चरित्र नहीं समझ सकता। फिर मैं तो भगवान का एक छोटा सा दास हूं। अच्छा तात्या, तुमने हमें यहाँ बुलाया क्यों? मतलब सिर्फ भोजन करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा? हाँ, दरअसल आप लोगों के साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करनी है। चर्चा? अर्थात शास्त्रार्थ? नहीं, शास्त्रार्थ नहीं, बल्कि आप बातचीत कह सकते हो। फिर बातचीत शुरू करो, या किसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हो? वैसे भी हम सब ये पुरानी बातों में विश्वास नहीं करते।
नहीं नहीं, मैं किसी भी शुभ घड़ी का इंतजार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो सावित्री का आने का इंतजार कर रहा हूं। वैसे आती होगी। लो, आ गई सावित्री, हमारा इंतजार खत्म हुआ। सावित्री बैठो। भाइयों, सावित्री लड़कियों का विद्यालय खोलना चाहती है और उसी विषय पर आपकी राय लेना चाहती है। देखिए, हम शिक्षा का महत्व समझते हैं, लेकिन लड़कियों को बोला विद्यालय जाने की जरूरत ही क्या? अब भोजन पकाने के लिए शिक्षा की क्या जरूरत है? हाँ? ये जरूरी तो नहीं कि लड़कियां सिर्फ भोजन ही पकाएं। नहीं, ये जरूरी नहीं, पर हम सब जानते हैं कि स्त्रियां घर में ज्यादा सुरक्षित है और बाहर की दुनिया कितनी असुरक्षित है ये सभी को मालूम है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो घर पे रह के सुरक्षित रहे। अच्छा, लड़कियां घर में आजाद हैं या फिर गुलाम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी लड़कियों को शिक्षित करें तो हो सकता है कि समाज के विकास में वो अपना योगदान दे सके। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सब लोग शिक्षित हैं और शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बात समझाएंगे तो वो लोग अपनी लड़कियों को विद्यालय जरूर भेजेंगे। देखिए, हम शिक्षा का महत्व समझते हैं और हम ये भी जानते हैं कि पिछड़ों के पढ़ने से समाज को लाभ हुआ है, लेकिन स्त्रियां, तुम खुद ही अच्छी तरह जानती हो कि हिंदू धर्म में स्त्रियां पढ़ नहीं सकती। अच्छा, अगर हिंदू धर्म में लड़कियां नहीं पढ़ सकती तो फिर गार्गी और लोक मुद्रा ने वेदों की रचना कैसे लिखी? अगर हिंदू धर्म में लड़कियां नहीं पढ़ सकती तो सरस्वती एक स्त्री विद्या की देवी कैसे हो सकती है? या फिर बगैर विद्या के ही एक स्त्री लोगों को विद्या का आशीर्वाद देती है? अब तुम शिक्षा की बात नहीं कर रही हो, बल्कि धर्म पर सवाल उठा रही हो। हम चाहे जितने भी शिक्षित हो जाएं, लेकिन सबसे पहले हम धर्म के रक्षक हैं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदू धर्म या कोई भी धर्म शिक्षा का विरोधी नहीं है। हो सकता है कि स्त्री शिक्षा धर्म विरुद्ध ना हो, किंतु पुरुष विरोधी जरूर है। क्योंकि अगर स्त्री पढ़ लिख गई तो कल को हमारा ही विरोध करेगी, हम पर ही उंगली उठाएगी और परिवार में झगड़े होंगे, परिवार टूटेगा और हम ये कभी होने नहीं देंगे। तात्या, भोजन के लिए धन्यवाद। दोबारा कभी ऐसे विषय में चर्चा करने के लिए हमें मत बुलाना जिसमें हमारा अपमान हो। और स्त्री से बातचीत के लिए तो कदापि नहीं। चलो चलो। अरे भैया सुनो मेरी बात। अरे रुक, मुझे इनसे यही उम्मीद थी। मुझे मालूम है ये लोग अपनी शिक्षा का उपयोग सिर्फ उनका ढोंग बचाने के लिए करते, सिर्फ दिखावे के लिए ये शिक्षित और आधुनिक हुए, बस मतलब ही। शिक्षा तो वो होती है जो मुक्त करे, और इन लोगों ने तो शिक्षा को ही बंदी बना लिया। इतना सारा सामान क्या कहीं से लूट कर ला रहे हैं? हाँ, समाज के बारे में सोचने वालों के लिए अगर समाज कुछ नहीं सोचेगा तो उनको अपना घर चलाने के लिए कुछ तो लूट करनी पड़ेगी। अब सच सच बताइए, इतने सारे सामान के लिए पैसे कहाँ से आए? देवरस से उधार लिया।
अब ये उधार हम चुकाएंगे कैसे? उसकी चिंता मत करो, फसल कटेगी तब उधारी चुका देंगे। वो छोड़ो, तुम तुम्हारे बारे में बताओ। किन किन लोगों से मिली आज? कितने लोग तैयार हो गए अपने लड़कियों को विद्यालय भेजने? एक भी नहीं। एक भी नहीं? हमने सारी कोशिश करके देख ली। पूना में तो कोई एक भी व्यक्ति नहीं जो अपनी बेटी को विद्यालय भेजने को तैयार हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें अपना ये विद्यालय बंद करना पड़ेगा। क्यों ना हम तात्या भाऊ की लड़की को पढ़ाना शुरू कर दें? वो अपनी लड़की को, माधवी को विद्यालय भेजने के लिए बहुत उत्सुक है। तात्या भाऊ ने हमारी बहुत मदद की है, हमें रहने के लिए घर दिया, विद्यालय के लिए जगह दी। वो पहले ही हमारी वजह से समाज के दुश्मन बने हुए हैं। अब हम उन्हें और समाज में अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें कम से कम एक और व्यक्ति को राजी करना होगा। सावित्री, तुम ठीक कह रही हो। विद्यालय चलाने के लिए हम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। भगवान ना करे अगर तात्या ने अपने कदम आगे जाके पीछे खींच लिए तो फिर हमारा विद्यालय तो बंद हो जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जारी रखेंगे, लेकिन पहले कुछ पेट पूजा कर ले, बहुत भूख लगी है, फिर अपनी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी खाना परोसती हूँ। पुजारी जी प्रणाम। अरे गोविंद, प्रतिदिन की तरह बिल्कुल सही समय पर। जी। क्या बात है गोविंद, उदास दिखाई दे रहे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? किस बात के लिए? लगता है तुम्हें खुशखबरी नहीं मिली। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी पुजारी जी? चमत्कार हो गया गोविंद। जो पिछले 20 साल में तुम नहीं कर पाए वो अपने आप हो गया। ऐसा क्या हुआ पुजारी जी? तुम्हारे ज्योति की अकल ठिकाने पर आ गई। ज्योति की अकल? मैं कुछ समझा नहीं पुजारी जी। ज्योति खेती करने जा रहा है और खेती के लिए उसने देवव्रत से खेत भी किराए पर ले लिए। ज्योति खेती? मेरा बेटा ज्योति और खेती? मैं जानता था कि यह बात सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी। पर इसके लिए मुझे धन्यवाद मत कहना, यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन पुजारी जी, मैंने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, सोचा था कि वो अंग्रेजों के यहां पर नौकरी करेगा और अब ये खेती। गोविंद, गलती तुम्हारी है। तुमने गलत सपना देखा। वैसे भी मनु महाराज ने हर जाति और वर्णों के लिए उसका पेशा निश्चित कर दिया था। अब कोई भी अपनी जाति से बाहर जाकर पेशा करेगा तो उसे दुख तो होगा ही। वैसे ये दुख तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे समाज को एक सीख जाती है
कि किसी भी जाति के व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर जाकर पेशा नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे मुझे भी दुख है कि तुम्हारा ज्योति को सारा पढ़ाना लिखाना व्यर्थ चला गया। काश कि तुम मेरी बात पहले मान लेते। प्रणाम पुजारी जी। मैं जानता हूं कि इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं है। दोष है तो आपका और पेशवा का। चाहे मनु महाराज कुछ भी कहे, लेकिन मेरा बेटा ज्योति हमेशा एक बात कहता था कि किसी भी इंसान को अपनी इच्छा और रुचि के हिसाब से व्यवसाय चुनने का अधिकार है। पहले मैंने अपने बेटे ज्योति को घर से निकाल दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्योति सही है। सही है मेरा बेटा ज्योति, सही है। माई, ओ माई, कुछ खाने को मिलेगा माई? आओ भीतर आ जाओ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया मेरी बेटी ने और मैंने। कुछ खाने को मिलेगा? भीतर तो आओ। नहीं, हम भीतर नहीं आ सकते। क्यों? हम छोटे जाति के लोग हैं ना, इसीलिए हमें भीतर आना मना है। ये नियम जिन्होंने बनाए हैं ना, उन्हें गांव के बाहर निकाल देना चाहिए। ये जाति पाति ऊंच नीच कुछ नहीं होता। आओ भीतर आ जाओ। घबराओ नहीं, भीतर आओ। बैठो। खाना खा लो। वैसे तुम काम क्या करती हो? खेत में मजदूर हूँ। 1 दिन काम मिलता है तो 4 दिन काम नहीं मिलता। मैं जैसे तैसे चला लेती हूँ, लेकिन इसकी भूख सहन नहीं होती। इसे देखा नहीं जाता। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी बेटी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सच? मेरी बेटी को अगर खाना मिले तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल रही हूँ। अगर तुम अपनी बेटी को वहां पढ़ने के लिए भेजोगी तो इसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसके भोजन आदि की व्यवस्था मैं कर दूंगी। पढ़ाई? तुम वही औरत हो जो लोगों को पढ़ाती हो? हाँ। चलो इधर रख लो। अरे क्या हुआ? अगर इसे विद्यालय नहीं भेजना तो कोई बात नहीं, पर खाना तो खत्म करो। हमारी किस्मत फूटी थी जो इसी घर में खाने के लिए चले आए। चलो चलो चलो। लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने पेशवा से दुश्मनी मोल ली है। तुम्हें मरने का शौक है तो मरो, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को जीने दो। चलो।
क्या कर रहे हो पंडित? चोट लग जाएगी। रास्तों के पत्थरों को हटा रहा हूं। तुम पत्थर नहीं हटा रहे हो, बल्कि इन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। हाँ, मैं अपना गुस्सा निकाल रहा हूं उस्मान। तो अब क्या करूं? मैं क्या करूं उस्मान? ज्योति और सावित्री के विद्यालय को मैं कुछ भी मदद नहीं कर रहा हूं। कोई भी, पूरे पुणे में एक भी व्यक्ति अपने लड़की को पढ़ने भेजने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग भी जो खुद को खुले विचार के कहते हैं। इसी बात का मुझे और गुस्सा आता है। तुम्हारा गुस्सा जायज है पंडित, पर इन छोटे छोटे पत्थरों को लतियाने से अच्छा है कि एक बड़े पत्थर को लात मारो। सोच क्या है? कस के मारो इस पत्थर पर एक लात, क्योंकि यही पत्थर हमारी और समाज की सारी मुश्किलों की जड़ है। कौन है ये पत्थर? पेशवा। पेशवा। हाँ, श्रीपद, अब इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? शिक्षा के महत्व को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। पर पेशवा? पेशवा? क्या तुम भी पेशवा से डरते हो? पेशवा जी, आखिरकार दक्षिणा प्राइज कमेटी को अपना निर्णय बदलना ही पड़ा। हमें अपना विद्यालय गुप्त रूप से चलाना होगा। भला वो क्यों? वो इसलिए कि पेशवा को ये पता ना चले कि विद्यालय में किस किस की लड़कियां पढ़ने आ रही हैं।